Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, देखिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कौन है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। sir, in yesterday's बोलो। lecture, हाँ बोलो। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? sir, वॉइस नहीं कल आ रही है। एक सर मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो ना। सर आपने देखो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में जी एम इंटू एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटू डी एक्स, और फिर उसके लिए वो लगाए थे हमने वैल्यूज ऊपर इंफिनिटी और नीचे आर, और बाद में आपने डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो सर डी एक्स गया कहाँ पे? दिख गया कहाँ पर? ओके, जस्ट अ वहां पे सेकेंड। इंटू डी एक्स था ना, तो वो डी एक्स कहाँ पे हाँ गया? बोलो। हाँ इक्वेशन क्या था? बोलो। हाँ सर इक्वेशन था व्हाट? हाँ जी हाँ हाँ जी इंटू एम इंटू एम एन। स्मॉल एम, हाँ स्मॉल एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इंटू डी एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन था। का साइन था। हाँ 2 मिनट, यही था। हाँ ऐसा था। तो देखिए अब हाँ आगे यही था क्या यही होता था। है। हाँ अब देखिए आगे क्या होता है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रहता है 1/x इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए जो डी एक्स रहता है, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। मीन्स व्हाट? ए एक्स का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। मीन्स ये इंटीग्रेशन के अंदर टर्म रहती है कोई। अगर आपको किसी भी चीज का अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर रहता है 1/t अगर रहता तो आप यहाँ पर डी टी लेते। क्या लेते? डी इंटू टी। इंटीग्रेशन का फॉर्म रहता है, ये फॉर्म है इंटीग्रेशन का। जिसका भी अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर dx लेना पड़ेगा, या फिर जो भी रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको ये लेना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx रहता है। डेरिवेटिव देखा है कि आपने? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स में रहते हैं। जब आपको डेरिवेटिव टीच किया जाएगा तब आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। बेसिकली डेरिवेटिव के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा dx क्यों लेते हैं यहाँ पर। ओके, एक्स रेस टू डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ, मीन्स इसका मतलब क्या होता है? मीन्स इसका मतलब क्या होता है? 1/x इंटू डी एक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्म रहता है। क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्म है ये एक। ओके, हाँ क्लियर है क्या? सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। बोलो। सर लेकिन बहुत सिली है। हाँ बोलो ना, कोई बात नहीं। डाउट सर यूनिवर्सल डाउट लॉ ऑफ रहता है। ग्रेविटेशन, हाँ सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखा था कि एवरी अदर पार्टिकल इन यूनिवर्स विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ईच एंड एवरी, है ना? हाँ 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 तो सपोज सर आपके ब्लैक बोर्ड पे वो जो दो बॉटल्स हैं, वो भी तो दो ऑब्जेक्ट हाँ। हैं, वो एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो किसके लिए था? वो जो लॉ था वो लॉ किसके लिए था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मींस वो लॉ किसके लिए डिफाइन किया गया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब देखिए ऐसा है कि इसके अंदर क्या रहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, मींस इसके अंदर क्या क्या कहा है आपको? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन बोला है। ओके, बट वो जो दो ऑब्जेक्ट्स है इनमें से एक ऑब्जेक्ट आपको कांस्टेंट है।
मीन्स व्हाट, ये जो आप बोल रहे हो कि दो बॉटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पर, ओके, फिलहाल यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए अप्लाई होता है? ऐसे दो ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है जिनमें से दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होगा। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ ही होना चाहिए एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट आप जो लोगे वो होगा, एंड देन नेक्स्ट फिर वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो बात को? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो किसके लिए? ऑब्जेक्ट इसके कोई लिए। भी ऑब्जेक्ट रख हाँ सकते हैं, एक बड़ी। हाँ, देखो आपकी आवाज एक तो कट होकर आ रही है, रुको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए है? इसका लिमिटेशन है, it is apply for the attraction between two bodies, but in that two bodies one body is assumed as the earth surface or maybe earth। दो बॉडीज में से एक बॉडी कौन सी है? आपकी अर्थ है, एंड देन नेक्स्ट सेकंड बॉडी आप जो लोगे वो लोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दो बॉटल्स है, इन दो बॉटल के बीच में कुछ अट्रैक्शन नहीं है, बट अगर इन दो बॉटल्स का अगर हम अट्रैक्शन लेते टूवर्ड्स द अर्थ, मींस अर्थ के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर स्टेबल है, इसलिए ये यहाँ पर स्टेबल है। ओके, बट अगर जैसे मैं इसे यहाँ से अगर मैं लीव करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि बॉटल यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, ये बॉटल नीचे ही जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे चली जाएगी। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको अप्लाई करना है बिटवीन टू बॉडीज, बट इन दैट वन बॉडी इज ऑलवेज बी अर्थ। एक बॉडी आपकी अर्थ होनी चाहिए एंड सेकंड बॉडी आप जो लोगे वो होगा। ओके, मींस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लाई फॉर ओनली अर्थ। अर्थ के लिए डिराइव किया गया है। ओके, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो सर क्लियर है? कल वाली हाँ। डायग्राम में जो बिग एम था वो अर्थ है। देखिए बिग एम था उसके कल जो मतलब यहाँ बिग पर एम क्या? लिया हाँ था हाँ हमने हाँ वो हाँ अर्थ है। हाँ हाँ हाँ। ओके, दो देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल एम जो था, कैपिटल एम, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपका पोटेंशियल था पी, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेकेंड था इंफिनिटी पॉइंट था, एंड इसके ऊपर आपने एम रखा था। ओके, तो अब देखिए ये जो एम है ओ एम अर्थ का नहीं है, ओ एम सिर्फ इतना एम है कि इस एम से वो बहुत बड़ा है, स्मॉल एम से बहुत बड़ा है। स्मॉल एम से क्यों बड़ा है? क्योंकि वो इस एम को अट्रैक्ट करेगा उसके साथ। ओके, और अब यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो एम रहेगा वो एम कहाँ पर रहेगा? अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड रहेगा। और डायरेक्टली अगर आपने इसे अर्थ का भी एम अगर आपने एज्यूम किया तो भी चलता है, बट ए स्पेसिफिक नहीं है, बट ए स्पेसिफाई नहीं कि अर्थ का ही एम होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये इस स्मॉल एम से बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए कि वो उसे अट्रैक्ट कर सके विद द हाई स्पीड। उसका जो स्पीड रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ से यहाँ तक का, वो स्पीड उसका क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मीन्स वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, हमने देखा है इसका स्पीड यहाँ तक आने के लिए कैसा रहता है? यूनिफॉर्म स्पीड रहता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। बट अगर हमने यहाँ पर एक एम रखा मास, तो उसका स्पीड इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज क्यों होगा? अगर इसका मास ज्यादा होगा इसके मास से, तभी ये इंक्रीज होगा, और इसका मास लार्ज अमाउंट में ज्यादा होना चाहिए, फिर ये इंक्रीज होगा। और अगर आपने इसे अर्थ का एम भी अगर आपने एज्यूम किया तो भी चलता है। ओके मींस वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कुछ भी अट्रैक्ट कर ले, ये मीनिंग है क्या मीन उसका? शॉर्ट, हाँ यही मीनिंग है। मीन शॉर्ट, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट्स है, यहाँ पर मैग्नेट का बहुत स्मॉल पीस है। ओके, मीन्स व्हाट, आपने स्मॉल पीस देखा होगा मैग्नेट का, एन एस टाइप का, ऐसा एन है, ऐसा एस है, बहुत स्मॉल है। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा मैग्नेट है, मीन्स इतना बड़ा मैग्नेट है जो कि आप डीजेज में देखते हो बड़े बड़े साउंड में, उतना बड़ा मैग्नेट यहाँ पर रखा है। ओके, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। इस बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, इस बॉडी से बहुत गुना ज्यादा होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट होगा। सर हाँ बोलो। अभी तो आपने कहा कि एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए, क्या? तो इनमें इनमें से एक भी अर्थ नहीं है। आपने अभी कहा ना कि देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, अर्थ होनी तो यहाँ चाहिए पे ना। तो अर्थ तो कोई देखिए भी नहीं हाँ है, हाँ, ना छोटा है तो में ना देखिए बड़ा है मैंने में। हाँ, तो देखिए मैंने ऐसा भी बोला था आपको कि ये जो मास रहेगा वो मास आपका अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड होना चाहिए। अगर ये एम अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड है तभी उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा एंड तभी हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन रहेगी कि ये जो एम है वो एम आपका अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो बात को? यस सर। हम्म। अब देखिए ये जो सर मेरा एक और चीजें डाउट हैं है, एक्चुअली। पूछूं? हाँ, जस्ट हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर हमने एक आर भी कंसिडर किया था उस फॉर्मूले में ऊपर, तो वो आर कौन सा था सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले में है ना। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो देखिए वो जो स्मॉल आर था वो हाँ स्मॉल सर, आर था ग्रेविटेशनल डिस्टेंस बिटवीन। पोटेंशियल में ही वो छोटा आर कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, तो देखिए वो था आर था डिस्टेंस बिटवीन मास एंड दिस पॉइंट पी, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस था आर। ओके, एंड यहाँ पर आपका पॉइंट है इंफिनिटी। ओके, तो देखिए ये जो स्मॉल आर है आपका इस एम एंड इस पी के बीच में का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है। ओके, आगे चलकर जब आप इंटीग्रेशन यूज करते हो, इंटीग्रेशन के लिए आपको लिमिट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब लिमिट्स अप्लाई करने के लिए आपका मास यहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? इस पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ओके, आपका मास। ओके, तो इस मास को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए आपके लिमिट्स कहाँ से रहेंगे? मीन्स ए आर से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? इंफिनिटी तक ट्रांसफर हो रहा, तो आपके लिमिट्स क्या रहेंगे? स्मॉल आर टू इंफिनिटी आपके लिमिट्स रहेंगे। और स्मॉल आर क्या है? मास एम एंड पोटेंशियल पॉइंट पी, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है। क्लियर ओके है? सर, ऑल डाउट क्लियर। हेलो हाँ सर। सर, थैंक हेलो यू। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो। अब अर्थ का ग्रेविटेशन सेंटर पे होता है ना सर? हाँ बोलो क्या? अर्थ का ग्रेविटेशन सेंटर पे होता है ना अट्रैक्शन? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू तो टू सर, ग्रेविटी अर्थ का कॉन्सेंट्रेटेड है एट सेंटर। हाँ सर सेंटर पे होता है, तो वो एक साथ बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं सर। हाँ हाँ, कर सकते हैं। तो फिर वो दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होगा है सर? सर आपने कहा था एक ऑब्जेक्ट अर्थ होनी चाहिए। देखिए वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब ये जो अट्रैक्शन रहेगा वो अट्रैक्शन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शन रहेगा। मीन्स इस अट्रैक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अट्रैक्शन रहेगा टूवर्ड्स अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट, इसका रहेगा टूवर्ड्स अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा ना, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो हाँ अट्रैक्शन सर। किसके बीच में रहेगा? जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सरफेस मींस अर्थ की ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में रहेगा अट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि अभी अक्षय ने बोला था कि इन दो बॉटल्स के बीच में अट्रैक्शन है क्या, तो फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों के बीच में तो फिलहाल कुछ अट्रैक्शन नहीं है। सर वो बट अर्थ के अगर सेंटर हम में, देखते हैं, हाँ बोलो। अर्थ के सेंटर अगर वो अर्थ सरफेस से अगर उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो सेंटर में अट्रैक्ट होते ना सर? हाँ, तो सेंटर में अट्रैक्ट होते ना, मीन्स वहां पर क्या होता कि अट्रैक्शन किसके बीच में रहेगा? अर्थ एंड उस बॉडी के बीच में रहेगा ना। जैसे कि ये हाँ बॉटल है, इस बॉटल का अट्रैक्शन किसके थ्रू रहेगा? टूवर्ड द अर्थ सरफेस मीन टूवर्ड द अर्थ सेंटर तक रहेगा। अब ये बॉटल यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही। हम इन दो बॉडीज को क्या करेंगे, साथ में लिफ्ट कर देंगे, साथ में छोड़ भी देते तब भी ये दो बॉटल्स एक दूसरे को ऐसे ही ज्वाइंट रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है। इन दोनों का अट्रैक्शन किसके साथ है? अर्थ सरफेस के साथ है।
लॉ क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स लॉ किसके लिए डिफाइन किया गया है? ग्रेविटेशन फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है। ग्रेविटेशन फोर्स किसके अंदर रहता है? सिर्फ अर्थ के अंदर रहता है। ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ के अंदर है, बाकी यूनिवर्स के अंदर कहां पर भी आपको ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ अर्थ के अंदर है। तो इसीलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज अर्थ। अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में वो अट्रैक्शन होता है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट, तो देखिए बेसिकली आज मैंने प्लान किया था कि आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स का डाउट लेंगे, मींस मैथमेटिकल मेथड स्केलर्स एंड वेक्टर्स इस लेसन का डाउट सेशन लेंगे, बट शायद आपने उस लेसन का प्रिपरेशन नहीं किया है, किसी ने भी उसका डाउट नहीं पूछा है। तो ठीक है, जो फिलहाल चालू है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे मैथमेटिकल मेथड दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स का हम डाउट सेशन लेंगे, रिमेडियल क्लास उसका होगा। ओके, फिलहाल आपका जो रनिंग लेसन है दैट इज ग्रेविटेशन, उसके अंदर अगर किसी को डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, तो सर, हाँ बोलो। हाँ सर, आपने अभी बताया वो समझ में आया, लेकिन अगर अब आपने वो मैग्नेट का एग्जांपल दिया हो, अगर दो हाँ हाँ स्मॉल हाँ मैग्नेट हो गए और उससे भी हाँ बड़ा हाँ तीसरा होगा सर, तो वो दो छोटे मैग्नेट में अट्रैक्शन होगा ना सर? मीन्स व्हाट? दो स्मॉल मैग्नेट्स है, हाँ हाँ ओके, सर, और हाँ तीसरा देन नेक्स्ट और क्या? उससे बड़ा। हाँ तीसरा उससे भी बड़ा, हाँ। हाँ सर, तो वो दो स्मॉल मैग्नेट में अट्रैक्शन होगा ना सर? तो देखिए ये जो दो स्मॉल मैग्नेट के अंदर जो अट्रैक्शन होगा, और ये दोनों स्मॉल मैग्नेट इस बड़े मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन हो गए। अब ये जो मैग्नेट रहते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रहती है अट्रैक्शन के लिए। ओके, मैग्नेट की अगर वो प्रॉपर्टी है कि स्मॉल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, उनका ओके नेचर ही वैसा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहता है वो फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है इन दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, सर। दो मैग्नेट्स के अगर बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर, वो हाँ सॉइल भी बोलो। अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, तो पर सॉइल एक जो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती सर। अगर हाँ वो छोटे सॉइल, मैग्नेट की अब जगह आप देखिए, हाँ सॉइल तो लेंगे देखिए, तो? हाँ सॉइल के कुछ पार्टिकल्स मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन से पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं? जिनके अंदर आयन का फॉर्म प्रेजेंट होता है। ओके, मीन्स ऐसे सॉइल पार्टिकल जिसके अंदर सम अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट रहता है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट को क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये जो सॉइल पार्टिकल है एंड मैग्नेट का सरफेस, इन दोनों के बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैग्नेट का एक अलग फोर्स रहता है, वो सभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम मैग्नेटिज्म लेसन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आपको आपको पूरा डिटेल में दिया है, बट फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो, ये जो मैग्नेट किसी अदर मैग्नेट को या फिर किसी आयन को या फिर किसी सॉइल पार्टिकल्स को अगर अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेट फोर्स। ये सिर्फ ग्रेविटेशन के लिए अप्लाई है। मैग्नेट्स के लिए अलग लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए अलग लॉ रहता है मैग्नेट के लिए। ओके, ओके ओके। नेक्स्ट वन। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने एक बार वो वेट का पोल और इक्वेटर से कुछ रिलेशन बताया था, आप फिर से वो बता सकते हो कि पोल पे ओके, वजन कम रहता ज्यादा, वो क्या था सर? हाँ तो देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। ओके, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल है। ओके, तो देखिए आपका जो वेट रहता है, वेट किसके ऊपर डिपेंड है? आपका
वेट इज इक्वल टू क्या रहता है एम इंटू जी मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन अगर आपका वेट रहता है तो हमने क्या किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर फाइंड आउट किया था एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल दोनों भी हमने फाइंड आउट किए थे। तो जो डेरिवेशंस हमने फाइंड आउट किए थे उन डेरिवेशंस को देखो एंड उसके थ्रू आप मुझे बोल सकते हो कि कहाँ पर आपका वेट ज्यादा रहेगा एंड कहाँ पर आपका वेट कम रहेगा। ओके मीन्स व्हाट इक्वेटर के ऊपर जो आपका जी डैश था वो जी डैश आपका क्या आता है इक्वेटर के ऊपर आपका जो जी डैश है फॉर इक्वेटर एंड देन नेक्स्ट जी डैश एट पोल फाइनल फॉर्मूले बोलो इनके क्या आते हैं जी डैश फॉर इक्वेटर एंड जी डैश फॉर पोल क्या आते हैं The G dash for equator is G minus R into square omega square. आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओके दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है सिर्फ यहाँ पर क्या होता है आपका जो थीटा है वो थीटा आपका चेंज होता है। ओके मीन जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अब देखिए यहाँ पर पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड है इस थीटा के ऊपर मीन पूरे एंगल के ऊपर। ओके अब देखिए जब भी आप इक्वेटर पर हो इसका मतलब क्या है आपका थीटा कितना है जीरो है। थीटा कितना है आपका जीरो है। थीटा अगर जीरो है मीन्स इसका मतलब कॉस जीरो कितना होगा आपका कॉस जीरो कितना होगा कॉस जीरो कितना होगा 1. 1। ओके कॉस जीरो 1 होगा। अब कॉस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई मीन्स आपका इक्वेशन क्या मिला आपको जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मिला। ओके देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो जी डैश है जी डैश एट पोल है। अब इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है पोल पर आपका जो थीटा रहेगा ओके थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा मीन्स देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कॉस ऑफ 90 कितना होगा आपका जीरो होगा। कॉस ऑफ 90 जीरो होगा मीन्स जीरो से अगर आप ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे या फिर आर को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा ये इट विल बिकम जीरो मीन्स जी डैश इज इक्वल टू क्या मिलता है जी मिलता है। ओके अब यहाँ पर ध्यान दो आपको क्या करना है वेट कैलकुलेट करना है एट इक्वेटर एंड पोल। ओके तो देखिए अब वेट के लिए क्या फॉर्मूला है एम इंटू जी। ओके तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटर पर वेट क्या रहता है। ओके अब बेसिकली वेट किसके ऊपर डिपेंड है मास एंड एक्सेलरेशन पर। जितना आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना आपका वेट ज्यादा होगा जितना आपका एक्सेलरेशन कम होगा उतना आपका वेट कम होगा। वैसे ही सेम है जितना आपका मास ज्यादा होगा उतना ही वेट आपका ज्यादा होगा जितना मास कम होगा उतना ही वेट आपका कम होगा। मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन को क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अब देखते हैं हम यहाँ पर देखिए एट इक्वेटर के लिए जी डैश मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है जी इन ब्रैकेट आर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर देखो जी का वैल्यू आपको पता है सभी को जी का वैल्यू क्या रहता है 9.81। ओके अब यहाँ पर आपको जो जी डैश मिलेगा फॉर इक्वेटर के लिए जी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा 9.81 में से आपका कुछ तो भी वैल्यू माइनस होगा मीन्स व्हाट आर ओमेगा स्क्वायर उसमें से माइनस होगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है। अब आर ओमेगा स्क्वायर का कुछ तो भी वैल्यू आएगा मीन्स फॉर एग्जाम्पल 9.81 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका आ चुका है फॉर एग्जाम्पल 1.5 मीन्स 9.81 में से 1.5 माइनस होगा मीन्स क्या होगा 8 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा या फिर 7 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। मीन्स आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कम होगा तो आपका वेट भी क्या होगा कम होगा इक्वेटर पर बट पोल है। ओके अब यहाँ पर पोल पर ऐसा कंडीशन है पोल पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.81 है। इसमें से कुछ माइनस हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस यहाँ पर आपका कुछ माइनस हो रहा है क्या नहीं हो रहा मीन्स ऑब्वियसली W इज इक्वल टू क्या है आपका m इंटू जी है मास इंटू एक्सेलरेशन है मीन्स यहाँ पर आपका g क्या रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा 9.81 मीन्स पोल पर आपको जो मास मिलेगा जो वेट मिलेगा वो वेट क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। क्यों ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या मिलना है ऑलवेज 9.81 मिलना है बट यहाँ पर आपको ऑलवेज यहाँ पर इक्वेटर पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिलना है ऑलवेज लेस देन 9.81 मिलना है ऑलवेज लेस देन 9.81 आपको जी डैश रहेगा जी डैश इज
ऑलवेज लेस देन 9.81। एक कंडीशन है इक्वेटर के लिए, क्यों? क्योंकि 9.81 इसका फॉर्मूला ही है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मींस 9.81 में से कुछ तो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो आपका g डिक्रीज होता है, g डिक्रीज होता है इसका मतलब आपका वेट भी डिक्रीज होता है। मींस व्हाट, आपका इक्वेटर पर वेट क्या रहता है? इक्वेटर पर वेट कम रहता है, बट पोल पर आपका वेट कितना रहता है? ज्यादा रहता है। मींस अगर आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मीन्स व्हाट, अगर आपको इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका वेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। विदाउट कुछ खाए पिए, विदाउट सो मच प्लान ऑफ डाइटिंग फूड्स वगैरह वगैरह, आपका वेट क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। व्हेन वी ट्रैवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल इक्वेटर पर आपका वेट है 50 केजी है, तो यहाँ पर पोल पर जाने के बाद आपका वेट कितना होगा? 55 केजी होगा। तो ये रिलेशन है पोल एंड इक्वेटर के बीच में। ओके सर, बस अभी क्लियर हो गया, अभी कुछ नहीं आगे। हाँ बोलो, डाउट होंगे तो पूछो। सर कितना समय बाकी है सेशन के एंड होने में? 6 minutes 24 seconds। तो चलो नेक्स्ट वन। देखो ये ग्रेविटेशन लेसन बहुत लंबा चलने वाला है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ही देख रहे होंगे कि कितने दिनों से चालू है। मेरे ख्याल से पिछले 15 डेज से हम इसे स्टार्ट किया है। ओके, एंड देन नेक्स्ट और हाफ एन वीक हमें लगेगा इसका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। थियोरेटिकल के बाद इसका न्यूमेरिकल भी होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इसका स्टडी करो। देन नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अर्थ सरफेस के ऊपर जाने से जी का वैल्यू कम होता है जाता है। जी का वैल्यू ऑलवेज कम होता है। एक बात आप ध्यान में रखो, फॉर द पॉइंट ऑफ जेई नीट एंड योर एनडीए एग्जामिनेशन, ये मैं आपको बाद में भी बोलने वाला था लेसन एंड होने के बाद। एक शॉर्टकट में आप सभी को बोलता हूँ। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is always decreases। क्या कहा मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन ऑब्जेक्ट leaves अर्थ सरफेस। क्या कहा मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपका? डिक्रीज ही होगा। कब? अगर ऑब्जेक्ट ने अर्थ सरफेस से लीव किया, मीन्स अर्थ सरफेस छोड़ दिया, तो मीन्स आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ, नीचे जाओ या फिर रोटेशन पर जाओ, कहाँ पर भी जाओ, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। आपने देखा होगा जब हमने लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। देन नेक्स्ट हमने लिया डेप्थ के लिए डेरिवेशन लिया, अर्थ के अंदर गए हम, फिर भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना डिक्रीज होता है कि वो जीरो। देखो मुझे मेरा पॉइंट फिनिश करने दो, बाद में बोलना। ओके, अर्थ के अंदर गए थे हम डेप्थ के लिए, वहां पर भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। हम रोटेशन पर आए, रोटेशन पर भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मींस इक्वेटर पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? 9.81 से कम रहता है। पोल पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 रहता है। मींस आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का सरफेस छोड़ने का कहाँ पर भी जाओ, वहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट, अभी कोई कुछ तो भी बोल रहा था। हाँ बोलो। मेरी वॉइस आई ना? क्लियर आ रही है ना आपको सभी को? आ रही है। हाँ तो चलो बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन प्लीज।
इस सेंटेंस को नोट कर लो, राइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी सेंटेंस के ऊपर, ओके, इसी एक सेंटेंस के ऊपर आपके लगभग 10 to 12 एमसीक्यूज बनते हैं। इस एक सेंटेंस के ऊपर कितने एमसीक्यूज बनते हैं? 10 से लेकर 12 एमसीक्यूज बनते हैं। मीन्स अगर आपने इस स्टेटमेंट को अगर अच्छे से समझ लिया, जान लिया और ध्यान में रखा, तो आप 10 से 12 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। सर एक बार फिर से डिक्रीजेस ऑलवेज। हाँ बोलो। हाँ ये स्टेटमेंट क्या? हाँ हाँ ये स्टेट, हाँ ओके। तो देखो क्या कहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन ऑब्जेक्ट लीव्स द अर्थ सरफेस। ओके, मीन जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस छोड़ देगा, अर्थ सरफेस छोड़ने के बाद उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस क्या वैल्यू है? g is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस छोड़ता है तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मींस छोड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जा सकता है? फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी अर्थ है। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल इसने सरफेस छोड़ने का डिसीजन लिया, कहाँ पर जा सकता है वो? एट अ सर्टेन हाइट जा सकता है, हाइट, या फिर अर्थ के नीचे जा सकता है एट अ डेप्थ, या फिर अर्थ के रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन फील्ड है वहां पर वो जा सकता है रोटेशन फील्ड के अंदर। कहां पर भी गया वहां पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? इसका रीजन भी हमने देखा है, इसके 3 डेरिवेशन हमने देखे थे। जी एट हाइट हमने देखा इसका डेरिवेशन, देन नेक्स्ट जी एट डेप्थ इसका भी डेरिवेशन हमने देखा है, देन नेक्स्ट जी एट रोटेशन इसका भी डेरिवेशन हमने देखा है। ओके, और इन तीनों का कंपैरिजन भी हमने लिया है, तीनों के फॉर्मूले भी हमने सेपरेट सेपरेट राइट किए हैं। मींस व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन ऑब्जेक्ट लीव्स अर्थ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को छोड़ देगा तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज ही होने वाला है। ओके, मींस व्हाट? आपका वेट मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा? अर्थ सरफेस के ऊपर आपका वेट मैक्सिमम रहेगा। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है अर्थ सरफेस छोड़ने के बाद, मींस इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो डिक्रीजेस व्हेन ऑब्जेक्ट लीव्स अर्थ सरफेस। ओके, मींस व्हाट? वेट भी आपका क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अर्थ सरफेस छोड़ दिया तो वेट भी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि W वेट